अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू लर्निंग बडीज़। आज हम अपनी सोशियोलॉजी लेक्चर सीरीज़ के एपिसोड 6 को डिस्कस करेंगे और आज जो हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन है वो है थ्योरीज़ ऑफ इमाइल दुरखाइम। इमाइल दुरखाइम की थ्योरीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है सीएसएस के हवाले से भी। इसकी 4 मेजर जो थ्योरीज़ हैं उनमें से नंबर 1 है थ्योरी ऑफ सोशल फैक्ट्स, फिर है थ्योरी ऑफ डिवीजन ऑफ लेबर, नंबर 3 इज़ दुरखाइम्स थ्योरी एंड टाइपोलॉजी ऑफ सुसाइड, नंबर 4 इज़ थ्योरी ऑफ रिलीजन. So let's discuss these theories. Emile Durkheim. He was born in 1858 and died in 1917. He was a French sociologist of 19th century. He was a social thinker, educationist and writer. Durkheim acknowledged Auguste Comte as his master. Auguste Comte was also a sociologist जिनको हम आने वाले एपिसोड में डिस्कस करेंगे। आज हम अपना फोकस एमाइल दुरखाइम की थ्योरीज पे रखेंगे। ऑगस्ट कॉम्ट जो था वो पॉजिटिविस्ट था एंड ही स्ट्रेस्ड ऑन एम्पिरिसिज्म। ऑगस्ट कॉम्ट के व्यूज को एमाइल दुरखाइम ने अपनी थ्योरीज में यूज किया एंड अकॉर्डिंग टू एमाइल दुरखाइम सोशियोलॉजी टू शुड फॉलो द साइंटिफिक मेथड। बेसिकली पॉजिटिविज्म कहती ही इसे है कि साइंटिफिक मेथड्स को हम सोशियोलॉजी में अप्लाई कर सकें। जिस तरह हम फिज़िकल साइंसेस को पढ़ते हैं इस तरह सोशियोलॉजी को भी हम फिज़िकल साइंसेस के लॉज के मुताबिक ही पढ़ना चाहिए। एमाइल दुरखाइम वाज बोर्न इन जूइश फैमिली। उसने जो है हिब्रू लैंग्वेज स्टडी किया था। एमाइल दुरखाइम का स्टूडेंट कैरियर बहुत ब्राइट था और उसने बहुत से प्राइजेस कॉलेज में जीते थे, लेकिन एमाइल दुरखाइम वाज नॉट हैप्पी विद द कन्वेंशनल सब्जेक्ट टॉट एट स्कूल एंड कॉलेज लेवल. Emile Durkheim was not happy with the conventional subjects taught at school and college level. Conventional subjects मतलब रिवायती जो subjects हैं, जो रिवायती एक कोर्स आउटलाइन है जो स्टूडेंट्स को पढ़ाते जा रहे हैं, he was of the view कि स्टूडेंट्स खुद से कुछ करें बजाय इसके कि हम उनको रिपीटेडली सेम चीज़ें पढ़ाते रहें. Emile Durkheim graduated from the College of Paris, École Normale. He was also actively concerned with French politics और उसको सब रिस्पेक्ट करते थे एज अ पोलिटिकल लिबरलिस्ट. इमाइल दुरखाइम को मोरल एजुकेशन में ज़्यादा इंटरेस्ट था. ही वॉज अनहैप्पी ड्यूरिंग हिज लास्ट डेज ऑफ लाइफ क्योंकि उस टाइम में फ्रेंच रेवोल्यूशन आया था, मोरल डीजनरेशन इन फ्रेंच सोसाइटी हो रही थी जिसकी वजह से वो बहुत डिसअपॉइंट हो गया था और इस वजह से ही डाइड इन 59th ईयर इन 1917. जब वो 59 ईयर्स का था तो तब उसकी डेथ हो गई थी. तो आइए स्टार्ट करते हैं थ्योरीज ऑफ एमाइल दुरखाइम. एमाइल दुरखाइम की जैसे कि हमने पढ़ा कि 4 मेजर थ्योरीज हैं जिसमें से थ्योरी ऑफ सोशल फैक्ट्स, थ्योरी ऑफ डिवीजन ऑफ लेबर, टाइपोलॉजी ऑफ सुसाइड एंड थ्योरी ऑफ रिलीजन. तो आइए डिस्कस करते हैं हम इनको वन बाय वन. थ्योरीज ऑफ सोशल फैक्ट्स. एमाइल दुरखाइम ने बेसिकली सोशियोलॉजी को एज अ साइंस ऑफ सोशल फैक्ट्स कहा. उसने कहा सोशियोलॉजी सब सोशल फैक्ट्स पे बेस करती है जो कि फंडामेंटल बेसिस है हमारे सोशियोलॉजिकल थॉट की भी. जैसे कि हमने पढ़ा कि इमाइल दुरखाइम वाज अ पॉजिटिविस्ट और वो इस चीज़ पे बिलीव करता था कि जो मेथड ऑफ फिजिकल साइंसेस है वो हम अप्लाई करें टू फाइंड द सोशल फैक्ट्स इन आवर सोसाइटी. तो इसी बेसिस पे इमाइल दुरखाइम ने कहा कि देयर इज़ अ साइंस कॉल्ड सोशियोलॉजी और सोशल फैक्ट्स जो हैं वो हमारे बिहेवियर का एक फेज है. बिहेवियर के फेज का मतलब thinking, feeling और acting, which is subjective to the believer and which has coercive nature. Social fact जो है वो हमारे behavior का मतलब हमारी thinking, acting और feeling का एक ऐसा phase है जो कि subjective है और वो हमें control करती है, उसका coercive nature है. Social facts की following characteristics हैं जिसमें नंबर 1 पे जो fact आता है वो according to Emile Durkheim, social facts must be treated as things या एम्पेरिकल फैक्ट्स जो कि आउटसाइड द इंडिविजुअल होते हैं और उनको हमें ऐसे ही डिस्कवर करना चाहिए जैसे कि हम फिजिकल फैक्ट्स को डिस्कवर करते हैं. और जो इसका दूसरा कैरेक्टरिस्टिक है वो ये है कि एक तो एक्सटर्नल टू इंडिविजुअल है और दैट एक्सरसाइज कंट्रोल ओवर देम. जैसे कि हम एग्जांपल बताते हैं क्राउड सिचुएशन का या फैशन का या हमारी जो इंस्टीट्यूशंस है लाइक एजुकेशन, लॉ, बिलीव्स एक्सेट्रा. अब फॉर एग्जांपल एक इंसान का नेचर चेंज होता है लेकिन जब वो क्राउड सिचुएशन में जाता है वो एक नए तरीके से एक्ट करता है क्राउड सिचुएशन में. या हमारे पास यहाँ एक दूसरा एग्जांपल है फैशन का. एक इंसान फैशन को फॉलो करते हुए अपने आप को फुली चेंज कर लेता है. या हमारी जो इंस्टीट्यूशंस है जैसे लॉ, एजुकेशन या हमारी बिलीव्स जो कि हमें चेंज करते हैं
हमें कंट्रोल करते हैं. सो दीज आर ऑल सोशल फैक्ट्स अकॉर्डिंग टू इमाइल दुर्कheim. Now let's discuss the second theory of Emile Durkheim, which is theory of division of labor. Division of labor से हमारे माइंड में एक बात आती है कि according to the one abilities उनको कोई टास्क दे देना कि वो परफॉर्म करें. इमाइल दुर्कheim का जो डॉक्टरल थीसिस था which was about division of labor in society, जो कि पब्लिश हुआ था 1893 में, वही उसका फर्स्ट मेजर बुक भी था. इमाइल दुर्कheim ने डिविजन ऑफ लेबर के कॉन्सेप्ट को 3 डिफरेंट वेज में यूज़ किया. नंबर 1, अगर हम इसको टेक्निकल सेंस में देखें, टेक्निकल डिवीजन ऑफ लेबर के सेंस में देखें, तो ये डिस्क्राइब द प्रोडक्शन प्रोसेस एज अ होल. कि प्रोडक्शन प्रोसेस में जैसे कि हमारे पास आ जाता है डिमांड एंड सप्लाई एक्सेट्रा, वो सारा प्रोडक्शन प्रोसेस होता है. टेक्निकल डिवीजन ऑफ लेबर में हम वो पूरे प्रोसेस को डिफाइन करते हैं. लेकिन अगर हम इसको सेक्सुअल डिवीजन ऑफ लेबर के सेंस में डिस्क्राइब करना चाहते हैं, तो ये है सोशल डिवीजन बिटवीन मेन एंड वुमेन. और सोशल डिवीजन ऑफ लेबर के सेंस में अगर हम इसको डिस्क्राइब करना चाहते हैं, तो डिफरेंशिएशन इन सोसाइटी एज अ होल, जिसमें क्लासेस आ जाती हैं, अपर क्लास, लोअर क्लास, वो सारा कुछ इसमें जो आ जाता है उसको हम सोशल डिवीजन ऑफ लेबर कहते हैं. लेकिन अगर हम डिवीजन ऑफ लेबर की टर्म को जनरल सेंस में देखते हैं, तो द टर्म डिवीजन ऑफ लेबर इन्वॉल्व्स द असाइनमेंट टू ईच यूनिट और ग्रुप अ स्पेसिफिक शेयर ऑफ कॉमन टास्क. हर एक कॉमन टास्क है, उसका एक स्पेसिफिक शेयर, एक कॉमन पार्ट हम उस ग्रुप में या यूनिट में इक्वली डिवाइड करते हैं. इसको कहते हैं डिवीजन ऑफ लेबर. कार्ल मार्क्स जो था वो डिवीजन ऑफ लेबर के बारे में पेसिमिस्टिक था, जबकि इमाइल दुर्कheim ऑप्टिमिस्टिक था. मतलब कार्ल मार्क्स कहता था कि डिवीजन ऑफ लेबर की वजह से हमारी सोसाइटीज़ में क्लासेस बन गई हैं, अपर क्लास एंड लोअर क्लास, जबकि इमाइल दुर्कheim के इसके बारे में पॉजिटिव व्यूज़ थे. अब हम बात करेंगे सोशल सॉलिडेरिटी के बारे में. सोशल सॉलिडेरिटी रेफर्स टू द कंडीशन विद इन द ग्रुप इन विच देयर इज अ सोशल कोहेजन प्लस कोऑपरेटिव कलेक्टिव एक्शन डायरेक्टेड टुवर्ड्स द अचीवमेंट ऑफ ग्रुप गोल्स. एक ग्रुप में सोशल सॉलिडेरिटी इसको कहते हैं कि उनमें आपस में सोशल कोहेजन होता है, कोऑपरेटिव होता है, या वो एक ऐसा कलेक्टिव एक्शन लेते हैं जिसकी वजह से जो उस ग्रुप के जो गोल्स होते हैं वो अचीव कर सकें. सिंपल सोसाइटीज़ में और कॉम्प्लेक्स सोसाइटीज़ में द बेसिस ऑफ सॉलिडेरिटी आर डिफरेंट इन सिंपल सोसाइटीज़ एंड कॉम्प्लेक्स सोसाइटीज़. अब हम डिस्कस कर रहे हैं कि सिंपल सोसाइटीज़ में और कॉम्प्लेक्स सोसाइटीज़ में कैसे सोशल सॉलिडेरिटी का जो बेसिस है वो डिफरेंट है. सिंपल सोसाइटीज़ में जो सॉलिडेरिटी होती है उसको कहते हैं मैकेनिकल सॉलिडेरिटी, जबकि कॉम्प्लेक्स सोसाइटीज़ में जो सॉलिडेरिटी होती है उसको कहते हैं ऑर्गेनिक सॉलिडेरिटी. सिंपल सोसाइटीज़ जो थी वो लेस एडवांस सोसाइटीज़ थी विद लिटिल इंटरडिपेंडेंस, जबकि कॉम्प्लेक्स सोसाइटीज़ आर मोर एडवांस सोसाइटीज़ विद मच इंटरडिपेंडेंस. सिंपल सोसाइटीज़ में पॉपुलेशन का जो वॉल्यूम था वो लो था, कॉम्प्लेक्स सोसाइटीज़ में पॉपुलेशन का वॉल्यूम हाई है. सिंपल सोसाइटीज़ में पीनल लॉ को प्रेवलेंस ज़्यादा हासिल है, जबकि कॉम्प्लेक्स सोसाइटीज़ में कोऑपरेटिव लॉ को ज़्यादा प्रेवलेंस हासिल है. सिंपल सोसाइटीज़ ज़्यादा रिलीजियस होती थी, नहीं, सिंपल सोसाइटीज़ वर हाईली रिलीजियस, जबकि कॉम्प्लेक्स सोसाइटीज़ दे आर इंक्रीजिंगली सेक्युलर. In simple societies, they attach supreme values to society and interest of society as a whole, जबकि complex societies में they attach supreme value to individual dignity, equality and social justice. इसका यह मतलब है कि सिंपल सोसाइटी में वो ज़्यादा अहमियत देते थे सोसाइटी को और इंटरेस्ट ऑफ सोसाइटी को, जबकि कॉम्प्लेक्स सोसाइटीज़ में वो इंडिविजुअल्स को ज़्यादा अहमियत देते हैं, उनकी डिग्निटी को, उनमें इक्वालिटी को और सोशल जस्टिस को. Simple societies were concrete and specific, जबकि complex societies they are abstract and general. So this was the difference between the social solidarity of simple societies and complex societies. अब हम पढ़ रहे हैं division of labor and anomy. Anomy कहते हैं the state of normlessness. Division of labor according to Emile Durkheim एक essential element है society का, एक positive way में society को ये लेकर जाता है, लेकिन इसके नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेस भी बहुत होते हैं इफ़ इट इज़ कैरीड टू एक्सट्रीम. एंड अकॉर्डिंग टू एमाइल दुर्कheim, एनोमी इज सच द एडवर्स कॉन्सिक्वेंस. एनोमी को हम डिफाइन करते हैं एज अ स्टेट ऑफ नॉर्मलेसनेस इन बोथ सोसाइटी एंड इंडिविजुअल. मॉडर्न सोसाइटीज़ में जहाँ पे इंडिविजुअलिज्म ज़्यादा बढ़ रहा है, वहाँ पे एनोमी भी साथ में ज़्यादा बढ़ रहा है. सोशल नॉर्म्स जो होती हैं दे बिकम कंफ्यूज्ड और ब्रेक डाउन एंड पीपल फील डिटैच्ड फ्रॉम देयर फेलो बींग्स.
फेलो बीइंग से भी डिटैच फील करते हैं और अपनी सोसाइटी से भी, क्योंकि पीपल लैक सोशल गाइडलाइंस एंड आर इंक्लाइन टू परस्यू देयर प्राइवेट इंटरेस्ट। उनको सिर्फ अपने बारे में ख्याल होता है, अपनी इंटरेस्ट के बारे में उनको ज़्यादा परवाह होती है, जबकि वो सोसाइटी के इंटरेस्ट के बारे में नहीं सोचते। तो ये जो स्टेट डेवलप हो जाता है इसकी वजह से, इसको कहते हैं एनोमी। अब हम डिस्कस कर रहे हैं इमाइल दुर्खहाइम की थर्ड थ्योरी, जो कि है टिपोलॉजी ऑफ सुसाइड। इसमें इमाइल दुर्खहाइम ने सुसाइड को डिफ़ाइन किया और सुसाइड की 4 डिफरेंट टाइप्स बताई, वो क्या रीजंस हैं जिनकी वजह से एक इंडिविजुअल सुसाइड करता है। According to Emile Durkheim, suicide refers to every case of death resulting directly or indirectly from a positive or negative death performed by the victim himself and which strives to produce this result. इससे हमें यही अंदाज़ा हो रहा है कि जो सुसाइड की वजह से जो डेथ होता है, चाहे उसके रिजल्ट्स पॉजिटिव हों या नेगेटिव हों, वो विक्टिम खुद ही परफॉर्म करता है और उसको उसके रिजल्ट का या उसके कॉन्सिक्वेंसेस का भी अंदाज़ा होता है। सुसाइड से जो पर्सन कंसर्न्ड होता है वो फुली अवेयर होता है, वो फुली कॉन्शियस होता है इसके नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेस से। फॉर एग्जांपल, अगर एक इंसान खुद को शूट करता है या पॉइजन पीता है या बिल्डिंग से जंप करता है, तो उसको पहले से पता होता है कि इसके क्या नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेस होंगे। इमाइल दुर्खहाइम ने 4 टाइप्स ऑफ सुसाइड एक्सप्लेन की है, जिसमें नंबर 1 है इगोइस्टिक, नंबर 2 इज अल्ट्रुइस्टिक, नंबर 3 इज एनोमिक, नंबर 4 इज फैटलिस्टिक। इगोइस्टिक, the lack of integration of individual into his social group। अब अगर एक इंडिविजुअल अपनी सोशल ग्रुप में इंटीग्रेशन नहीं करेगा, उनके साथ इंटरेक्शन नहीं करेगा, तो वो अकेला फील करेगा, लोनलीनेस फील करेगा, जिसकी वजह से वो सुसाइड कर सकता है। नंबर 2 पे आता है अल्ट्रुइस्टिक, जिसमें एक इंडिविजुअल ओवर इंटीग्रेटेड होता है अपने ग्रुप के बाकी मेंबर्स के साथ, तो उस ओवर इंटीग्रेशन की वजह से वो एक दबाव का शिकार होता है, जिसकी वजह से वो सुसाइड कर सकता है। नंबर 3 इज़ एनोमिक। एनोमिक कहते हैं स्टेट ऑफ नॉर्मलेसनेस इन सोसाइटी, या जैसे कि हमने अभी पढ़ा एनोमी, तो एनोमी से ही एनोमिक का टर्म निकला है, जिसमें सोसाइटी में नॉर्मलेसनेस होती है। मतलब ये कि सोसाइटी की तरफ से कोई रेगुलेशन नहीं होता, तो वो इंडिविजुअल सुसाइड की तरफ जा सकता है। दूसरी तरफ पे इसके ऑपोजिट जो आता है वो होता है फैटलिस्टिक। फैटलिस्टिक मतलब सोसाइटी में बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट नॉर्म्स हैं, बहुत स्ट्रिक्ट रूल्स हैं, या ओवर रेगुलेशन बाय सोसाइटी। मतलब सोशल कंट्रोल जो सोसाइटी की तरफ से होता है वो बहुत ज़्यादा होता है, जिसकी वजह से एक इंडिविजुअल दबाव का शिकार फील करता है, जैसे कि अल्ट्रुइस्टिक में। लेकिन फ़र्क इन दोनों में ये है कि वो इंटीग्रेशन विद द ग्रुप एंड दिस इज़ ओवर रेगुलेशन बाय सोसाइटी। तो दोनों अक़साम में एक इंडिविजुअल दबाव का शिकार होता है, जिसकी वजह से वो सुसाइड कर सकता है। नंबर 4 पे आती है इमाइल दुर्खहाइम की थ्योरी ऑफ रिलीजन। थ्योरी ऑफ रिलीजन में इमाइल दुर्खहाइम ने एक्सप्लेन किया द मोस्ट सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ रिलीजन कॉल्ड टोटेमिज्म। टोटेमिज्म में जब कोई त्यौहार होता है तो एक सोसाइटी के जो मेंबर्स होते हैं वो जब गैदर होते हैं तो वो किसी ऑब्जेक्ट या कोई एनिमल या कुछ भी उनके आसपास कोई टोटेम को उठाते हैं और उसको वो सेक्रेड मानते हैं और उसको वो अपने गैदर होने का रीज़न समझते हैं। तो इसका ये मतलब हुआ कि जो ट्राइब्स हैं या जो क्लैंस हैं वो ऑर्गेनाइज्ड अराउंड अ टोटेम। इस फैक्ट से इमाइल दुर्खहाइम ने कंक्लूड किया कि जब पीपल अपने रिलीजन को वर्शिप करते हैं, दे आर रियली वर्शिपिंग नथिंग मोर देन देयर ओन सोसाइटी, कि वो सोसाइटी को ही वर्शिप कर रहे होते हैं। इन अदर वर्ड्स कि वो सोसाइटी में ये चीज़ें लेके उनको सेक्रेड मानते हैं। सो दिस वाज ऑल अबाउट टुडेज लेक्चर। अब मैं आज के लेक्चर के हवाले से आपसे एक सवाल पूछना चाहूँगी। कैन यू टेल मी एनी सोशल फैक्ट अराउंड यू? सोशल फैक्ट के बारे में हमने डिटेल में पढ़ा, होपफुली आपको क्लियर होगा। आप अपने इर्द गिर्द के माहौल में कौन से सोशल फैक्ट्स को डिस्कवर कर सकते हैं? हमें अपना आंसर कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। इसके अलावा अपने ओपिनियंस भी बताइए और आज के लेक्चर के हवाले से अगर कोई भी सवाल हो तो वो भी कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछिए। अब हम मिलेंगे अपने नेक्स्ट एपिसोड में। आज के लिए इतना ही। थैंक यू। स्टे होम, स्टे सेफ। अल्लाह हाफिज़।